हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर्स 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगे वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निसार किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। निसार जो कि जैसे इंडिया की हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है जैसे इसरो, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इन दोनों ने मिल करके एक ये निसार नाम का जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है ये क्या बनाया है, संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन बनाया है। अब हम बात करें नासा और इसरो, तो नासा इसरो मिला करके क्या बनाया है, सिंथेटिक अपर्चर रडार को बनाया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है, और जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। हम बात करें तो ये एक संयुक्त उपग्रह मिशन है, मतलब दोनों मिल के बना रहे हैं ना, तो संयुक्त हुआ, ज्वाइंट हुआ, ये उपग्रह मिशन है, सैटेलाइट है। इसे जून 2025 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क सेकेंड, मतलब GSLV जैसे कि बोलते हैं, MK सेकेंड का उपयोग करके यूज़ करके इसे लॉन्च किया जाना है। कब होगा, जून 2025 में हो रहा है। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इन दोनों ने मिल करके एक विकसित पहला रडार आधारित पृथ्वी अवलोकन मिशन बनाया है। निसार जो है लगातार और सटीक डेटा प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, इसका निर्माण किया है। तो चाइना जैसे कि हमारे भारत का पड़ोसी देश है, इसने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल विकसित किया है। चीन दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण करने के लिए तैयार है। यह सस्पेंशन की बात करें तो ब्रिज शेनझेन में 800 मील पश्चिम में स्थित और गुझो प्रांत के हेनजेंग की बात करें तो ये काउंटी में निर्माणाधीन है। अगर गुझो की बात करी जाए जो कि चीन में है, प्रभावशाली संरचनाओं के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के टॉप मतलब जो 100 सबसे ऊंचे पुलों में से लगभग आधे कहाँ पर स्थित है, ये चाइना में ही स्थित है। पूरे दुनिया में 100 हैं, 100 में से आधा मतलब 50 समझ लीजिए, लगभग कितने कहाँ, चाइना में ही हैं। ये पुल जो है बेइपन नदी से 625 मीटर ऊपर खड़ा होगा और एफिल टावर से कम 200 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर है, एफिल टावर की ऊंचाई ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उससे भी ये 200 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। यह फ्रांस के मिलो वियाडक्ट को पीछे छोड़ देगा, जिसने 343 मीटर की ऊंचाई पर रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। ये पुल जो बन रहा है 2890 मीटर और इसका वजन की बात करें तो 22,000 टन है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है डिजिटल पैनल लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। ये एक जनजाति है, ये किस राज्य में पाई जाती है, मुख्य रूप से भारत में। तो महाराष्ट्र राज्य में एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि महादेव जो कोली जनजाति है ये वैश्विक जलवायु, लचीलेपन के लिए उपयोगी और समृद्ध औषधि जो होती है इसका ज्ञान रखती है। महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है एंड उनका नाम उनके महादेव, जैसे भगवान महादेव होते हैं ना, महाशंकर जैसे विश्वनाथ भगवान, इन्हीं को कहा जाता है महादेव, तो इनके नाम पर रखा गया है। और वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के महादेव पहाड़ियों में रहते हैं। महाराष्ट्र में महादेव पहाड़ी है, उसी में वो रहते हैं, तो उनकी जनजाति का नाम भी महादेव है। वे ज़्यादातर पूना, अहमदनगर और नासिक जिलों में पाए जाते हैं। ये 3 जिले हैं वहाँ के, तो इनमें पाए जाते हैं। नासिक जिले की बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक जिला है और अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है। मतलब जो अनुसूचित ST होते हैं ना, SC ST, इनमें ये पार्टिसिपेट मतलब उनमें से आते हैं, ये वर्गीकरण है। जो जनजाति है ये एक वे देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। किस लिपि का यूज़ करते हैं, देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं और मराठी बोलते हैं। उनके 24 बहिर्विवाही कबीले हैं। कितने हैं, 24 कबीले हैं इनके, जो कबीलों के नामों को उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं। कबील के नाम होते हैं, उनका यूज़ मतलब नाम, कुछ नाम रख दिया जाता है ना कि ये कबीला है, ये कबीला एरिया बाई, तो उनके नाम यूज़ किए जाते हैं। वे अगर बात करें तो चिकित्सा के लिए उपयोग की जाने वाली 50 से ज़्यादा जो देसी प्रजाति होती है ना उनको जानते हैं। वृक्ष होते हैं ना, पौधे, पेड़ पौधे से पहले ज़माने में दवाइयाँ थोड़ी ना होती थी, ये मेडिसिन जो आजकल होती है इंग्लिश मेडिसिन, तो पहले तो वृक्षों से दवाइयाँ निकाली जाती थी, मतलब पेड़ पौधों से दवाई बनाई जाती थी। तो उनके बारे में 50 से अधिक जो पेड़ होते हैं ना, देसी पेड़, उनकी प्रजातियों को ये लोग जानते हैं, यहाँ के लोग। बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो सेना के लिए एक वीर जो सेनापति थे इनके, तानाजी मालसुरे, ये इसी जनजाति के थे और सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए जाने भी जाते हैं। छठी एशियाई अंडर 18
एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है, ये कहाँ आयोजित की गई है? छठी एशियाई अंडर 18 की बात हो रही है, तो ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है वो किया गया है सऊदी अरब में, जो कि खाड़ी देश है। भारतीय एथलीटों ने सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल तक के आयोजित जो छठी एशियाई अंडर 18 थी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, इसमें 11 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीत लिए हैं? 11 पदक जीते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन की अगर बात करें तो एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नाइक बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में किया गया था। इस चैंपियनशिप में 31 एशियाई देश हैं जो 18 साल से कम के आयु के जो मतलब एज के एथलीट थे उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है इसमें। भारत अगर बात करें तो भारत ने कुल मिलाकर के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण पदक है इसमें टोटल 11 में से, और 5 रजत हैं और 5 कांस्य पदक है, मतलब 1 5 5 पूरा टोटल 11 जीते हैं। हिमांशु की बात करें तो हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। 2023 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित पिछले 5वें संस्करण के भारत ने 24 पदक जीते थे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि हमारा अप्रैल महीना है और अप्रैल का ही वीकली करंट अफेयर्स है, तो अप्रैल में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब बनते हैं दिवस की बात करें और उनकी थीम का, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस जैसा कि 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं उड़ीसा दिवस के अवसर पर। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। थीम 2025 की ए सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर, ये इसकी थीम है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। संस्करण है 60वां, स्थापना हुई थी 1939 को। विश्व होम्योपैथी हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक के संस्थापक जो थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस इन्हीं के दिन पर मनाते हैं, जैसा कि कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 1961 में यूरी गागरिन ने पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की थी, तो उन्हीं के दिन पर उसी दिवस पर क्या मनाया जाने लगा है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाते हैं, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इस बार 2025 में 135वीं जयंती मनाई गई है। 6 दिसंबर को इनका महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। किसका? 14 अंबेडकर जी का। विश्व चगास रोग दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को, इसी दिन मनाया जाता है। थीम है इसकी प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन चगास डिसीज, ये इसकी थीम है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग, विश्व कला दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं और विश्व विरासत दिवस की शुरुआत हुई थी 1982 में। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, ये थीम है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम है आर पावर आर प्लैनेट, ये पृथ्वी दिवस की थीम है 2025 की 22 अप्रैल की। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, जैसा कि थीम द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर साल मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 लागू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, और 24 अप्रैल को 1993 में संशोधन हुआ था 73 नंबर का। इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। थीम है इसकी मलेरिया एंड्स विद अस रीइमेजिन रिसोर्स। अगर 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है हर साल। थीम है इसकी IP एंड म्यूजिक एंड फील द पल्स ऑफ IP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए पेरेंट्स पैट्रिया क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है?
तो मद्रास के राज्य की बात हो रही है। मद्रास जो कि कहाँ पर, पहले इसको चेन्नई के मतलब पहले मद्रास के नाम से जानते थे, अब इसे चेन्नई भी कहते हैं, जैसा कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यहीं पर मद्रास उच्च न्यायालय ने माँ प्रकृति इकाई को जीवित प्रणाली घोषित करने के लिए पेरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार हुआ है। किस राज्य की अगर बात करें तो कुंभकोणम पान के पत्ते को और थोवलई फूलमाला को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो उसके कुंभकोणम पान के पत्ते को और थोवलई फूलमाला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कब? 2025 में बात करें। तमिलनाडु की भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये चेन्नई संस्था द्वारा दिया जाता है। और ये जो कुंभकोणम पान का पत्ता है ये थंजावुर जिले का है, और थोवलई फूल की माला की बात करें तो ये कन्याकुमारी की है। इसको बात करें तो इसकी मान्यता के साथ में तमिलनाडु के कुल जीआई टैगों की बात करें टोटल कितने हो गए हैं? 62 हो चुके हैं वर्तमान में। यहीं पर जीआई टैग इन उत्पादों को व्यावसायिक दुरुपयोग और नकली उत्पादन से बचाता है। जैसे जीआई टैग जिसको मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि इसका जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो रुक जाती है। जीआई टैग जो है भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1999 में इसका जो बिल एक्ट लाते हैं ना, बिल पास लाया था, और 2003 में इसको एक्ट बना दिया गया था, मतलब शुरुआत हो गई थी 2003 में। और पहली बार 2004 को दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। किसको दिया गया था? ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय। अगर जीआई टैगों की और भी बात करें तो सौदागिरी ब्लैक प्रिंट जो कि कहाँ की है? गुजरात की है। वर्जिन नारियल है अंडमान निकोबार का। घड़चोला है गुजरात का। बोडो जो गरण और मैब्र जो बिडवी, बोडो गो गिसी एंड बोडो नफाम, बोडो ओंडला, बोडो गखा और बोडो नरजी एंड बोडो आरोना। आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अगर बोडो वर्ड आ रहा है किसी भी जीआई टैग में, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट अगर बोडो है तो ये बोडो जनजाति असम में पाई जाती है, और ये बोडो के ही जीआई टैग, असम के ही जीआई टैग्स हैं सारे। अजरक पेंटिंग जो कि है ये है गुजरात की है। रिगनाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा, ये है त्रिपुरा की जीआई टैग। जैसे कि तमिलनाडु का हम बता चुके हैं आपको, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलई फूलों की माला जीआई टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश कौन सा है? तो अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश है इस टाइम वर्तमान, जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी किसने की है? मेजबानी की है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 21 अप्रैल से 8 मई तक के 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के अल धफरा एयर बेस पर अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग ली है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, और जो कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में विभिन्न वायु सेनाओं को प्रशिक्षित करता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें इन 2 शक्तिशाली विमान तैनात किए हैं, MiG-29 एंड एक हवाई चेस्टर लड़ाकू विमान यहाँ पर ये है हमारा, और जगुआर है एक डीप स्ट्राइक ग्राउंड स्टैक, ये भी विमान यहाँ के हैं। किसके हैं? ये भारत की बात है। और ये एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है? अभ्यास डेजर्ट फ्लैग जैकी 10 हो रही है, ये आयोजन हो रहा है यूएई में, एंड किस किस के बीच में होता है? भारतीय वायुसेना हमारे भारत की, और उधर से कौन है? यूएई की। यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो दुबई इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है। शारजाह में ही दुबई के एशिया कप पहली बार आयोजित किया गया था 1984 में। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। भारत की जैसे कि नई दिल्ली, और संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और भी दूसरे के साथ में जो जो एक्सरसाइज होती हैं उनके एक बार रिवाइज करते हैं हम। जैसे कि एकीम एक्सरसाइज है जो कि भारत और अफ्रीकी देश के बीच में होती है, इस बार 2025 में हिंद महासागर में आयोजित की गई है। पासेक्स एक्सरसाइज भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच में होती है, ये अदान की खाड़ी में हुई है। और भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रक 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि PFBR किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप अगले साल चालू होने की उम्मीद है। अगर ये भारत के 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बड़ा कदम है। 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिक है, सोडियम कूल्ड रिएक्टर है जो धीमे न्यूट्रॉन के बजाय तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। अगर हम बात करें तो इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड मतलब भाविनी ने द्वारा विकसित किया गया था, और इसे 2003 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन जो कि चेन्नई में आयोजित किया गया है 2025 में। भरतनाट्यम यहाँ का सबसे पुराना जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है, 8 नृत्यों में से एक है। सितारा अभियान शुरू किया गया है महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा।
आईआईटी मद्रास जो है दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। यहीं पर चेन्नई में ही शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर के एक सड़क का नाम रखा जाएगा। जैसा कि ये चेन्नई एयरपोर्ट पर रणनीतिक कैफेगत का उदाहरण होगा ही, आईआईटी मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचा की सुरक्षा के लिए एक ढांचा विकसित कर रखा है। किसने? यहाँ पर आईआईटी मद्रास की बात हो रही है। तमिलनाडु के पुडुचेरी में ही जैसा कि जो वहाँ के जो लोग होंगे अगर अपना अंग दान करेंगे तो वहाँ के राजकीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। एम.के. स्टैलिन यहाँ के सीएम। तमिलनाडु राज्य ने रूपी सिंबल जो कि भारत का, इंडिया का जो सिंबल है रूपी, इसको चेंज करने की बात कही थी। कब? अभी थोड़े दिन पहले की बात है। इन्होंने कहा कि हमारा जो रुपये का साइन है वो हम बदल देंगे। किस में? जो तमिलनाडु की भाषा, मतलब जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की भाषा है तमिल लैंग्वेज में ये अपना सिंबल चेंज करने की बात कह रहे थे तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के अगर और भी लोक नृत्य हैं, जैसे इसके अलावा तमिलनाडु के कई लोक नृत्य भी हैं जिनमें कुम्मी है, कोलट्टम है और पोई काल कुदुराई शामिल है। भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना प्राचीन नृत्य है यहाँ का। कोलाटम जो एक ऐसा लोक नृत्य है जो नर्तक होती हैं छड़ियाँ कोल टकराते हुए नृत्य करते हैं। कुम्मी की बात करें तो ये एक महिला द्वारा एक घेरे में किया जाता है। क्रॉप फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है? तो अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप एक फसल प्रगति है। और किसने किया है इसको? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की अगर बात करें तो NRSC, इन्होंने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है। ये क्वेश्चन है हमारा, हम पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? क्वेश्चन है हमारा, तो पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। और अगर थीम की बात करें इस बार तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसकी थीम है। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़े वैश्विक आंदोलनों में से एक है ये पृथ्वी दिवस। 2025 की विषय जो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, जो अक्षय ऊर्जा की ओर एक बड़े बदलाव को आह्वान करता है। अगर पहला पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को 1970 को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अमेरिका के सीनेटर गिलार्ड लैडसन के नेतृत्व में बनाया गया था। उस दिन लगभग 20 मिलियन अमेरिकी शामिल हुए थे इसमें, जो अमेरिकी आबादी का 10% था। 1990 में पृथ्वी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है जिसमें 141 देशों के 200 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते थे। यह हमें प्रकृति की देखभाल और करने में, जलवायु परिवर्तन से निपटने में, साझा करने में मदद करता है। सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है। तो ये है राज्य सरकार। किसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू कर दी है 2025 में। किसको सशक्त बनाने के लिए? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू करी है। महाराष्ट्र के जैसे कि सीएम की बात करें यहाँ के तो वर्तमान में है देवेंद्र फडणवीस। CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। और नागपुर और मुंबई यहाँ की राजधानी है। यहीं पर लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 21 अप्रैल 2025 को पुणे में लॉन्च किया है इसे, जहां चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बांटे जाएंगे। इस योजना का अगर बात करें तो संचालन जो है महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन लिमिटेड आधिकारिक के भागीदार हैं इसके। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की आपूर्ति जो है ये पूना, महाराष्ट्र, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर और कोल्हापुर, अमरावती जैसे और छत्रपति संभाजी नगर सहित 8 जिलों में कुल 10,000 ई रिक्शा बांटे जाएंगे। इस योजना के तहत अगर बात करें तो 20 से 50 साल की जो लेडीज़ होती है ना, मतलब विधवा होती हैं, कुछ औरतें तलाकशुदा भी होती हैं और जो मतलब कमज़ोर रहती पैसों से, मतलब आर्थिक रूप से, तो इन सब कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि पहले इन सब औरतों को ई रिक्शा बांटे जाएंगे, उसके बाद अगर आगे होता है तो और भी लेडीज जो होती है उनको भी दिया जाएगा। लेकिन वर्ग अगर एज की बात करें तो 20 से 50 साल की एज का गैप रखा गया बीच में, इसमें इनको दिया जाएगा। उपवन झील यहीं पर है। शिवसागर झील है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। बिन्ना झील है और बिहार झील है। अब बिहार झील से आप कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि देखिए बिहार तो एक राज्य है, बट ये जो बिहार झील है वो बिहार राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में है, न कि बिहार में। और यहाँ पे बात करें ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भी है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बोर घाट है, थाल घाट है, अम्बा घाट भी है। बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर है, ये किस देश की राजधानी है? तो बाढ़ के कारण अगर खबरों में रहा किन्शासा शहर की बात करें तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC की राजधानी है।
ये राजधानी किंशासा की है, किसकी, कांगो की है। 2025 में खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोतों के कारण यहाँ पर भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा है इन लोगों को। ये आपदा जो है वहाँ के लोग के जो रहने वाले होते हैं वहाँ के मध्य प्रांत में अफवाह दोनों के कारण हुई है, जिसमें अगर बात करें तो एंडिजली और लुकाया जैसी नदी होती हैं उनका उफान पर ला दिया गया। वो बहुत ज़्यादा मतलब उफान पर है, बहुत ज़्यादा पानी उनका लेवल बढ़ चुका है और यहाँ पर 70 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, मतलब मौत हो चुकी है। 150 लोग घायल हो चुके हैं। 21,000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मतलब जा चुके हैं यहाँ से खाली करके। और इसमें 73 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुँचाया गया है। पानी और परिवहन प्रणाली की बात करें तो ये बाधित की गई है। तेजी से शहरीकरण और बाढ़ के दोहरे स्रोत के कारण किंशासा कांगो जो बेसिन में 38 बाढ़ हॉटस्पॉट में से एक है। ये M23 की बात करें तो सशस्त्र समूह में कारण ये DRC में चलने की वजह से, अस्थिरता की वजह से ये संकट और भी बदतर हो गया यहाँ पर। और अगर बात करें अधिक विस्थापन, मतलब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि भाई इस तरह की आपदा आएगी तो सभी लोग अपनी जगह से लोकेशन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस किस दिन मनाया है। तो नेपाल राज्य की बात करें जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, इसने 20 अप्रैल को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। राष्ट्रीय याक दिवस की बात करें तो नेपाल ने हिमालय क्षेत्र में जो याक होते हैं उनके महत्व को मान्यता देने के लिए 20 अप्रैल को 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत की बात करें तो ये याक को सतत विकास एजेंडे में शामिल करने का आह्वान किया है। अगर खासकर हिंदू कुश की बात करें, हिमालय जो है इसमें ICIMOD ने याक पालन परंपराओं को मतलब संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए शेरपा, तमांग, थकाली, राय और लिम्बू जैसे जो स्वदेशी समुदाय होते हैं उनकी भूमिका पर प्रकाश भी डाला है। याक की बात करें तो याक पालन जो है एक हाई लेवल के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान एंड जैव विविधता की बात करें तो इसका समर्थन करता है। यह आयोजन जो है पर्वतीय आजीविका और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने की एक दिशा में एक कदम था। नेपाल के साथ में भारत की 27 सूर्य किरण होती है। नेपाल में 2025 में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है। यहीं पर पश्मीना महोत्सव भी मनाया जाता है। जैसा कि पश्मीना साल जो कि जम्मू कश्मीर का है, लेकिन पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहीं पर काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। जैसा कि सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, जैसे कि महादेव को समर्पित है ये मंदिर। स्थापना की अगर बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। एसोसिएशन का सचिवालय जो कि 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। मतलब जो हेडक्वार्टर है कब हुआ था, 1987 में स्थापित किया था। लेकिन स्थापना की बात करें तो ये 1985 को 8 दिसंबर को की गई थी। कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश के ढाका राजधानी में। इसमें सार्क के अगर देशों की बात करें तो टोटल 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव एंड नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जैसा कि आप इससे रिलेट कर सकते हो कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ये सब किसमें शामिल है, सार्क में शामिल है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किस संगठन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है कौन, स्पेडेक्स। इसरो ने एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डिंग मतलब स्पेड डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के मिशन के तहत अपने 2 जो उपग्रह एंड सैटेलाइट है SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्पेडेक्स जो है इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे उपग्रह जो होते हैं उनको डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को मान्य रखता है। मिशन में 2 उपग्रह को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अगर वजन की बात करें वेट की तो 220 किलोग्राम था, जिन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मीन्स 360 एंड 460 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लॉन्च किया गया। करें तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। नासा और इसरो ने मिलकर ही निसार मिशन है इसे भी लॉन्च करने की बात कही है जून 2025 में। नासा अगर अमेरिका की स्पेस एजेंसी, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं 47वें नंबर के 2025 में ट्रम्प इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी करी है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF ने
संगठन ने अप्रैल 2025 में अपने विश्व आर्थिक आउटलुक मतलब WEO की नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोट रिपोर्ट जारी कर दी है। आर्थिक परिदृश्य मतलब नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट में वैश्विक विकास पूर्व अनुमान को जनवरी 2025 के अपडेट से घटा करके 2.8% और भारत का जो 6.2% कर दिया गया है। वैश्विक व्यापार की बात करें तो तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण यह गिरावट की गई है। रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख चिंता के रूप में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को उजागर किया गया है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में ही है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। एंड यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में स्थित है, यहीं पर UN और यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। UNDP विश्व बैंक इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। इनके जो राष्ट्रपति बने हैं 44वें नंबर के, अभी इन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, जैसा कि पहले तो इन्होंने क्या किया, WHO से अपने अमेरिका को मतलब बाहर किया। किसको? WHO से अमेरिका बाहर हुआ है। दूसरा, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया है अमेरिका ने। इनको देखते हुए अर्जेंटीना ने भी WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है। ये सब पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं बढ़ा करके। जैसा कि और देशों की बात करें तो उनको 10% ही लगाया है, जो टैरिफ लगाया है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना पर 125% टैरिफ लगा दिया है। तो चाइना ने क्या किया, इनको जवाब देते हुए कोयला और LNG जैसी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है जम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है, ये किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल देश में स्थित है। अरुण परियोजना है, ये एक जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है। भारत और नेपाल ने हाल में अरुण 3 जो परियोजना स्थापित की है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की शुरुआत के लिए, ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के शंखु व सभाव जिले में कोसी नदी की एक सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। ये 900 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना है, जिसका अर्थ है कि यह बड़े जलाशय की आवश्यकता के बिना नदी के प्राकृतिक जो प्रवाह को उपयोग करती है। नेपाल देश तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तर की बैठक कर रहा है 2025 में। नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर किसको नियुक्त किया है? नीलम गुगाना को नियुक्त किया गया है नेपाल। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। बांग्लादेश ये भी भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है ढाका। यहीं पर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। जैसे कि बिम्स्टेक की इस बार आयोजन कर रहा है कौन? थाईलैंड इसकी आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट बात करें म्यांमार, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। जयशंकर जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने बताया कौन सा ऑपरेशन हुआ है? ब्रह्मा जारी किया गया है। किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित कर लिया है? तो ये है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा ने क्या कर लिया है? अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर जो कि बेंगलुरु में है एंड 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। इसरो ने अभी जैसे कि बात बता दें कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 2023 में, चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहा है 2027 में और 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा। अगर चंद्रयान 1 की बात करें तो कब लॉन्च किया गया था? 2008 में, और चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया था। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, जैसे कि चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है। चाइना ने चांग 7 मिशन लॉन्च करने की बात कही है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि JAXA किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। हमारा किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू करी है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI पहल शुरू करी है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी में 22 अप्रैल 2025 को महिलाओं के लिए AI करियर की पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है 6 भारतीय राज्यों के टायर 2 और टायर 3 शहरों की 20,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना है। मतलब उन्हें अच्छे से अच्छा उनको सिखाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यह डिजिटल कौशल और नेतृत्व क्षमता को लेकर के उद्यमिता ज्ञान के साथ में महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हुआ है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा की बात करें
तो ये प्रशिक्षण परिषद जैसे कि NCVET के सहयोग से 240 घंटे का पाठ्यक्रम विकसित किया गया ने महिला समृद्धि योजना शुरू करी है। अगर महिलाओं के लिए जो कि योजनाएं शुरू की जा रही हैं, कई राज्यों में शुरू करी है, जैसे कि लाडली बहना योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश सरकार ने, इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू कर रखी है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव जो है ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है HAL द्वारा विकसित किया गया है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में अगर बात करें तो भारतीय सेना ने अनंतनाग से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH जो है ध्रुव का सीमित चैनल फिर से शुरू कर दिया है। ALH ध्रुव जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक द्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके विकास की अगर बात करें तो 1984 में जर्मनी के मेसर्सलिस्ट बोल्को ब्लोहम MBB की मदद से शुरू हुआ था। हेलीकॉप्टर ने 1992 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2002 की बात करें तो प्रमाणन के बाद सेवा में आया था ये। इसमें सैन्य उपयोग के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थिनेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की। अगर महारत्न कंपनियों की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ये भी बेल जो है ये भी किसकी है? भारत कंपनी है भारत की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ये भी भारत में है। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल भी भारत कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, ये भी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बात करें तो NTPC जो कि भारत में कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को कौन सा शुरू किया है योजना? सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना। महिलाएं घर पर ही रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम उत्पादन के माध्यम से आय अर्जित कर पाती हैं। मतलब कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे क्या रेशम का कपड़ा बनता है, तो उनको घर पे ही पालेंगी और उनका उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जिसके थ्रू वो अपना मतलब इनकम सोर्स कर सकती हैं घर बैठे ही। इससे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्य भी किया जा रहा है। महिलाओं को शहतूत रेशम और टसर रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा इन लोग को। और शहतूत रेशम के लिए मैसूर जैसे कर्नाटक है और टसर रेशम के लिए रांची झारखंड में प्रशिक्षण दिया जाएगा इन सबको। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 5 सालों में 50,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाना है, मतलब उनको प्रॉफिट मिले। इससे पहले चरण में अगर बात करें तो 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को ये प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर बात करें तो 2025 में यूपी की आनंद डेयरी को विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? जो कि एस कृष्णन जी ने किया है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें जो कि किसके यूपी के कहाँ के CM है, अयोध्या में उन्होंने क्या किया है? स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। किसने किया है? यहाँ के प्रधान जो कि CM है यहाँ की। राज्य सरकार ने यूपी की हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहीं पर यूपी राज्य सरकार ने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस संघ सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीत लिया है। मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण जो कि किसमें शुरू हुआ, कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। भारत में पहली बार AI सिटी विकसित की जाएगी जो कि लखनऊ में विकसित की जाएगी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो ये इसका जो विषय सप्ताह की बात करें तो ये है सभी के लिए टीकाकरण जो है वो मानवीय रूप से संभव है सभी के लिए। WHO द्वारा बताया जाए तो 24 से 30 अप्रैल तक की विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 मनाया जाता है। कब से? 24 से 30 अप्रैल। टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए ये एक वैश्विक तौर पर काम किया जाता है। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह की बात होती है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष को विषय है जो कि हमारे इसकी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ये इसकी थीम है, किसकी? विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है। ये थीम जीवन रक्षक टीकों को सभी के लिए सुलभ बनाने और उन पर केंद्रित करने के लिए है, अगर उनकी उम्र या स्थान कुछ भी हो। WHO के अनुसार अगर बात करें तो पिछले 50 सालों में जो भी जरूरी टीके हैं उनमें से कम 15 करोड़ 40 लाख लोगों की जान बचा ली है। किसने? टीकाकरण से।
ये जो सप्ताह अगर बताएं तो स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन बचाने के लिए टीकों की शक्ति की याद दिला करें। सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां हैं जो विशेष रूप से भारत को आवंटित हैं? सिंधु नदी जल संधि की बात हो रही है तो रावी, ब्यास और सतलुज ये तीनों नदियां हैं जो कि भारत को क्या करती हैं, आवंटित करती हैं, क्योंकि टोटल 6 नदियों में 3-3 का पार्टिसिपेट किया गया, मतलब बांटी गई थी कि 3 पाकिस्तान को मिलेंगी और 3 भारत को मिलेंगी। तो अब अगर सिंधु जल समझौते में ये हुआ कब था? 1960 को सिंधु जल समझौता किया गया था। भारत ने कश्मीर में पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद में सिंधु जल संधि की बात करें तो इसको निलंबित कर दिया है, जिसमें 26 जो नागरिक थे हमारे भारत के वो मारे गए हैं पहलगाम में। इसकी वजह से ही सिंधु जल संधि को इसको रद्द कर दिया गया है। 19 सितंबर 1960 को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विश्व बैंक के द्वारा जो मदद के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे, यह सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी और ब्यास ये और सतलज टोटल 6 नदियां हैं। इनमें क्या हुआ था कि 3 नदी की बात कही गई थी कि भारत रखेगा पानी इनका, और 3 नदी का पानी कौन लेगा? ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन पर पूर्ण अधिकार दिया गया था, और भारत ने पूर्वी नदियों जैसे कि रावी है, ब्यास है और सतलुज के यूज़ करने के लिए बरकरार रखा था। की बात करें तो स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका मतलब होता है कि गांवों को जो सर्वेक्षण करना और ग्रामीण जो गांव के लोग क्षेत्र होते हैं ना वहाँ के, उनको बेहतर तकनीक से साथ में मानचित्रण करना होगा। 5 साल में पूरे हो गए इसके। 24 अप्रैल 2020 को पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। जैसे कि अब 2025 आ चुका है तो टोटल 5 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना के। यह योजना गांवों में घरों और ज़मीन के कानूनी स्वामित्व के कागज देने के लिए एंड ड्रोन और मैपिंग तकनीक का यूज़ करती है। इस ग्रामीण के जो क्षेत्र ऋण होते हैं प्राप्त करने, संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए, और जैसे कि जो वहाँ के नियोजन के सुधार करने में, जैसे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक जैसा कि NICSI के साथ में प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में काम किया जाता है। इस योजना के कुल बजट की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष में 2020-21 से लेकर के 2024-25 के वित्तीय वर्ष तक 566.33 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अगर टोटल 25-26 के लिए इसको बढ़ा भी दिया गया है। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो भारत शिखर सम्मेलन में 2025 के अगर मेजबान की बात करें तो ये बन गया है तेलंगाना राज्य भारत शिखर सम्मेलन का मेजबान। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। तेलंगाना राज्य 100 देशों के 450 से अधिक जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ में वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये कार्यक्रम की बात करें तो ये 25-26 अप्रैल को हैदराबाद इसकी राजधानी है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो वैश्विक तौर पर हो रहा है ये, और वैश्विक न्याय प्रदान करना है इसको, जो बोर्डोइंग सम्मेलन के 70 साल पूरे होने का एक प्रतीक माना जा रहा है यहाँ पर, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म भी दिया था। शिखर सम्मेलन लोकतंत्र और बहुलवाद और न्याय को बढ़ावा भी देता है। साथ ही अगर बात करें तो ये दिखाता भी है कि राज्य जो है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार दे सकते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है। अगर यहाँ के जो कौन है CM यहाँ के रेवंत रेड्डी, इन्होंने धरणी पोर्टल को नाम बदल करके क्या है भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। ये आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। ये पोर्टल जो है एक स्पष्ट और सुसंगत राजस्व प्रणाली के माध्यम से भूमि विवाद को निपटाने में मदद करता है। ये किसकी जगह ले रहा है? धरणी पोर्टल की जगह ले रहा है, जो कि भूदर कार्ड दिया जाएगा इसमें, और इनके भूमि से संबंधित पूरी जानकारी भी मिलेगी लोगों को। यहाँ के 2 जून 2025 को ये प्रणाली जो है तेलंगाना का स्थापना दिवस से पूरे राज्य में लागू की जाएगी, क्योंकि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है इनका। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। CM है रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से। हैदराबाद इसकी राजधानी है और यहाँ के गवर्नर हैं विष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय है मलेरिया हमारे जैसा कि साथ समाप्त होता है।
मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, ये इसकी विषय है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और यह एक मलेरिया से लड़ने और इसके उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, उसने एक पहल शुरू करी है। वर्ष का जो विषय है मलेरिया हमारे समाप्त होता है हमारे साथ में, पुनर्निवेश और पुनर्कल्पना पुनर्जीवन इनके सार में काम करना इसका उद्देश्य है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो ये एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसके फैलने वाले परजीवियों के कारण होता है, मतलब ये हमें काटता है और इससे परजीवी जो होते फैलते हैं, इसके कारण क्या होता है, लोगों को मलेरिया हो जाता है और लाखों लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। अगर ज़्यादातर बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय जैसी जगह होती है, लोकेशन होती है ना, यहाँ पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है मलेरिया। उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का सिमलीपाल ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। हमें पहला था भीतरकनिका, जो मतलब पहले नंबर का यहाँ का उड़ीसा राज्य की बात हो रही है। तो उड़ीसा में भीतरकनिका के बाद में उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान ये बन चुका है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है उड़ीसा का। 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसका जो उद्यान जैव विविधता से समृद्ध है और ये स्तनधारियों की 55 प्रजाति, 361 पक्षी, 62 सरीसृप और 21 उभयचर भी हैं इसमें, किसमें, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में उड़ीसा के। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये उड़ीसा राज्य नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर रहा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है? तो ये शेयर करता है जैसा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर यहाँ से आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है 4 राज्यों से। इस उड़ीसा टॉप पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है और नेक्स्ट है 3rd नंबर पर गोवा। 3 राज्य। आईएनएस सूरत जो खबरों में था, ये किस श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? तो ये विशाखापत्तनम वर्ग से संबंधित है आईएनएस सूरत, जो अभी हाल में खबरों में रहा था। तो विशाखापत्तनम कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश की एक पहले राजधानी बनाई गई थी, मतलब कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है कौन? अमरावती राजधानी है। भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ शुरू किया गया है? ये अमरावती में स्थित किया गया है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग संगठन की बात करें तो IBM, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, लार्सन एंड ट्रूबो, ये L&T, ये तीनों मिलकर के इसको कर रहे हैं। परियोजना भूमि क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 50 एकड़ में। परियोजना की मुख्य बातें हैं डेटा सेंटर है, सहयोगात्मक परिस्थिति के तंत्र को बनाना और भविष्य में विस्तार की संभावना है। चली नामक राग उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म वन मित्र लॉन्च किया है। यानादी जनजाति जो कि कहाँ से संबंधित है? ये भी आंध्र प्रदेश से है। और ये कि दुनिया का पहला जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनने की तैयारी किसकी हो गई है? अमरावती की है। अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव बन चुका है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद में भारतीय वायुसेना द्वारा जो आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है ये क्या है? तो इसका नाम रख दिया है भारत की सेना ने अभ्यास कौन? आक्रमण, इसका नाम हो गया है। इसका एक्सरसाइज की बात करें, ये हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। घातक आतंकी हमले के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास आक्रमण शुरू कर दिया है। अभ्यास जो हो रहा है ये वहाँ के बड़े क्षेत्र में हो रहा है, मध्य में, बीचों बीच में, और इसमें भारतीय वायुसेना जो है वो मुख्य लड़ाकू विमानों की हिस्सा लेगी, जिसका नेतृत्व क्या करेगा? राफेल लड़ाकू विमानों ने किया है। भारतीय वायुसेना अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में जो स्थित 2 राफेल थे स्क्वाड्रन, इनको संचालित कर रही है। शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़ाकू विमान है और परिवहन विमान भारत भर सक्रिय। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले एंड बेल आइकन को ऑन